दिसंबर 1975 नीदरलैंड की एक अत्यंत खुफिया लैब में एक वैज्ञानिक बड़ी जल्दबाजी में था। सुबह से आधी रात हो चुकी थी और लैब में मौजूद हर वैज्ञानिक घर जा चुका था। ये वैज्ञानिक भी फटाफट अपना काम खत्म कर लेता है, मगर ये लैब से बाहर नहीं जाता है। ये इधर उधर झांकने के बाद अपने कमरे से निकलकर एक ऐसे कमरे की तरफ जाने लगता है जहां जाने की इसके पास अनुमति नहीं थी। उस कमरे में पहुंचकर ये वहां मौजूद मशीनों के ब्लूप्रिंट की तस्वीरें खींचने लगता है। उसके बाद ये वहां मौजूद एक रजिस्टर से करीब 100 लोगों की डिटेल अपने कैमरे में कैद कर लेता है। ये सारी जानकारी जुटाने के बाद ये सारे दस्तावेज अपनी जगह पे रख के ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी आया ही नहीं था। लैब से निकलते ही ये कभी इस लैब में लौट कर नहीं आता है। दरअसल इस आदमी ने यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली मशीन के ब्लूप्रिंट और इन मशीनों के पुर्जे सप्लाई करने वाले डीलर्स की जानकारी अपने कैमरे में कैद की थी। अब ये इस जानकारी के साथ और कहीं नहीं बल्कि सीधा पाकिस्तान पहुंचता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की वो अंदरूनी कहानी जानेंगे जो आज तक दुनिया को नहीं पता। हम जानेंगे कि कैसे आखिर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू करता है, आखिर कैसे उसने यूएस का बेवकूफ बना के पूरी दुनिया से न्यूक्लियर का सामान स्मगल किया, और आखिर में हम जानेंगे कैसे इतनी कोशिश के बाद भी ये हमारी रॉ से अपने न्यूक्लियर प्लांट को नहीं बचा पाते हैं। वीडियो काफी रिसर्च्ड और गुप्त जानकारी पे बेस्ड है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। मई 1974 अटूट इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर देता है। यह देखकर पाकिस्तान तिलमिला जाता है और उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ऐसा ऐलान करता है कि चाहे हमें घास खानी पड़े लेकिन हम भी एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे। भारत ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब प्लूटोनियम की मदद से बनाया था, इसलिए पाकिस्तान भी इसी रास्ते को चुनता है। वैसे तो न्यूक्लियर हथियार बनाने के दो रास्ते हैं। पहला ये कि जो बिजली या पानी बनाने के न्यूक्लियर रिएक्टर से फ्यूल रोड्स कचरे की तरह बाहर निकलती हैं, इसमें प्लूटोनियम होता है और इससे तराशना पड़ता है। एक रीप्रोसेसिंग प्लांट की मदद से इस प्लूटोनियम को तराश के बॉम्ब बनाने लायक बना लो। दूसरा तरीका होता है कि जमीन से यूरेनियम निकालो, उसको पहले येलो केक और फिर गैस में कन्वर्ट कर लो। गैस को बहुत तेज स्पीड में घुमाओ, जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। इससे हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए U-235 नाम का यूरेनियम आ जाएगा। इससे एटॉमिक बॉम्ब बन सकता है। अब हमें इतनी कहानी समझ आ गई है, देखना कैसे पूरी स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है। अब पाकिस्तान के पास दूसरे तरीके से हथियार बनाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन प्लूटोनियम वाला रास्ता खुला था, क्योंकि कनाडा की मदद से बिजली बनाने के लिए एक कनूप रिएक्टर था। पाकिस्तान प्लान बनाता है कि इस रिएक्टर में इस्तेमाल हो चुके फ्यूल रोड से प्लूटोनियम निकालकर बम बनाया जाएगा। अब इसके लिए एक रीप्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत थी और पूरी दुनिया में हाथ फैलाने के बाद फ्रांस की एजियन नाम की एक कंपनी इनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। पाकिस्तान और इन कंपनियों के बीच एक सीक्रेट डील हो जाती है और पाकिस्तान के चश्मा इलाके में इस रिप्रोसेसिंग प्लांट का ढांचा बनने लगता है। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट जमीन पे सच होता दिखाई देता है, पाकिस्तान को उसके सबसे बड़े मित्र से झटका मिलता है। दरअसल हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूएस समझ जाता है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेगा। अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो वो यूएस के दुश्मन जैसे कि ईरान, इराक और सीरिया को भी ये टेक्नोलॉजी शेयर कर देगा। यूएस ये हरगिज नहीं चाहता था, इसलिए वो कनाडा पे दबाव डलवा के कनूप रिएक्टर की सप्लाईज बंद करवा देता है और फ्रांस पे दबाव डलवा के चश्मा प्लांट की डील बीच में खारिज करवा देता है। अब पाकिस्तान एक बार फिर एटॉमिक बॉम्ब बनाने से बहुत दूर चला जाता है, लेकिन भुट्टो एटॉमिक बॉम्ब को लेकर पागल था, इसलिए अब वो अपने ही वैज्ञानिकों की एक टीम बनाकर बम के डिजाइन, बम में लगने वाले एक्सप्लोजिव्स और न्यूट्रॉन जनरेट करने वाले उपकरणों पर काम शुरू करवा देता है। अब टीम तो बन गई थी, मगर असल में बॉम्ब बनाने का कोई रास्ता अभी भी नहीं था। इधर पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया और चाइना से लेके पूरे यूरोप में मदद की भीख मांगता है, लेकिन कोई विकल्प रास्ता नहीं निकलता है। इसी बेबसी के दौरान भुट्टो को यूरोप से एक चिट्ठी आती है जो आगे चल के पूरे एशिया पे भारी पड़ने वाली थी। इस चिट्ठी में लिखा था, मैं जमीन से निकाले यूरेनियम को एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले यूरेनियम में कन्वर्ट करना जानता हूं और पाकिस्तान की मदद करना चाहता हूं। अब शुरुआत में तो भुट्टो को इस आदमी पे विश्वास नहीं होता,
क्योंकि न्यूक्लियर हथियार बनाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। इसलिए वो इस चिट्ठी को नजरअंदाज कर देता है। कुछ महीनों बाद यह आदमी पाकिस्तान आता है और भुट्टो से मिलता है। इनके बीच एक सीक्रेट मीटिंग चलती है और उसके बाद यह आदमी कई महीनों तक पाकिस्तान और भुट्टो दोनों से कांटेक्ट नहीं साधता है। दिसंबर 1975 पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नीदरलैंड की फ्लाइट से एक छोटी मूंछ वाला आदमी उतरता है। उसके हाथ में सूटकेस था और वो बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वो किसी टैक्सी में नहीं बैठता, बल्कि उसके इंतजार में 4 गाड़ियों का काफिला खड़ा था। इन गाड़ियों पे मोटे लाल अक्षरों में लिखा था स्टेट गेस्ट व्हीकल। इन गाड़ियों में से 2 पुलिस वाले निकलते हैं और इस आदमी को सैल्यूट मार इसका सूटकेस मांगते हैं। यह आदमी सूटकेस देने से मना कर देता है और सूटकेस को कस के पकड़ते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये गाड़ियां यहां से लाल बत्ती का शोर करते हुए इस्लामाबाद की तरफ निकल जाती हैं। कुछ घंटे बाद ये गाड़ियां एक बहुत बड़े बंगले में घुस जाती हैं, जिसकी नेम प्लेट पे प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस लिखा हुआ था। बंगले में घुसते ही ये आदमी और किसी से नहीं, सीधा भुट्टो से मिलता है और इसके हाथ में सूटकेस देख उसकी आंखें चमक उठती हैं। दरअसल ये वही आदमी था जिसने भुट्टो को चिट्ठी लिखी थी और आज ये पिछली बार की तरह सिर्फ मिलने नहीं आया था। ये अपने साथ जमीन के यूरेनियम को वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों के डिजाइन की कॉपी, सभी जरूरी उपकरणों की लिस्ट और लगभग 100 विदेशी कंपनियों के एड्रेस और नंबर भी साथ लाया था। यह अपना सूटकेस खोलता है और भुट्टो के सामने ये सारे दस्तावेज रख देता है। इन्हें देख भुट्टो ऐसे खुश होने लगता है जैसे बंदर को केला मिल गया हो। अब देखने में ये लग रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब आराम से बना ही लेगा, मगर अब हमारी रॉ की एंट्री होगी जो इनके लिए एटॉमिक बॉम्ब का इच्छा गले में सांप बराबर कर देगी। वहां पहुंचने से पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये बंदा कौन था और ये इतने सीक्रेट दस्तावेज कहां से ले आया। इस आदमी का नाम अब्दुल कादिर खान था और पाकिस्तान से फिजिक्स में डिग्री लेकर ये 25 साल की उम्र में पढ़ाई करने के लिए यूरोप चला गया था। वहां इसने जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन और नीदरलैंड्स की डेफॉल्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की और बेल्जियम से पीएचडी की डिग्री हासिल की। डिग्री मिलते ही 1972 में खान को नीदरलैंड्स में FDO नाम की एक रिसर्च लैब में नौकरी मिल जाती है। यह लैब यूरेनको नाम की एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम करती थी। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम को हथियार बनाने वाले यूरेनियम में बदला जाता था। खान को मेटल्स की टेस्टिंग का काम मिला था, लेकिन करीब 2 साल बाद खान धीरे धीरे लैब के उन कमरों में जाने लगा जहां उसका कोई लेना देना नहीं था। वो सेंट्रीफ्यूज मशीनों के ब्लूप्रिंट चुराने लगता है, इन मशीनों के पुर्जों को जोड़ने का प्रोसेस जान लेता है, यहां तक कि जहां जहां से इस लैब में सभी पार्ट्स आते थे उन कंपनियों की डिटेल भी चुरा लेता है। यह वही समय था जब भारत ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया था और इसी के जवाब में खान ने भुट्टो को एटॉमिक बॉम्ब बनाने की चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद ही खान भुट्टो से मिलने भी गए थे और भुट्टो ने उसे कुछ महीने और जासूसी करने को कहा था। खान वापस आकर लैब में एटॉमिक बॉम्ब बनाने से जुड़ी हर प्रतिक्रिया की जानकारी जुटाने लगता है और इन सब के बीच खान 1-2 बार अत्यंत सीक्रेट डॉक्यूमेंट मांगने की भी कोशिश करता है। इससे नीदरलैंड की खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो जाते हैं। वो खान पे निगरानी रखनी शुरू कर देते हैं और खान को इस लैब से भी निकाल दिया जाता है। इससे पहले वो सबूत इकट्ठा करके खान को गिरफ्तार करते वो सारे दस्तावेज लेकर पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान में भुट्टो से मिलने के तुरंत बाद खान को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को संभाल रहे मुनीर अहमद के साथ बॉम्ब बनाने के काम में लगा दिया जाता है। मगर इनकी जोड़ी जमती नहीं है, क्योंकि मुनीर प्लूटोनियम वाले तरीके से बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था और खान को यूरेनियम वाले तरीके पे विश्वास था। इसी मतभेद के चलते भुट्टो 1976 में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज के नाम से एक पूरी लैब खान के लिए बनवा देता है। आगे चल के इसी लैब को कहूटा रिसर्च लैब कहा जाने लगा था। अब खान के पास कागज पे तो सारी जानकारी थी, लेकिन असल में बॉम्ब बनाने के लिए जो सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए थी उसका कोई इंतजाम नहीं था। यह भी हम जानते हैं कि उन दिनों न्यूक्लियर हथियार को लेकर यूएस वैसे ही पाकिस्तान को रोकने में लगा हुआ था, इसलिए वो ये मशीन कहीं से इंपोर्ट भी नहीं कर सकते थे। यहां से शुरू होता है पाकिस्तान और खान के झूठ का जाल। दरअसल सेंट्रीफ्यूज और बाकी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। खान समझ जाता है कि अगर मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स मंगवा लें तो दुनिया में किसी को शक भी नहीं होगा और यहाँ पाकिस्तान में उन्हें असेंबल करके मशीन भी बन जाएगी। इसके लिए खान अपने साथ जो 100 सप्लायर्स की लिस्ट चुरा के लाया था वो काम में आती है। खान ISI की मदद से फेक कंपनीज बनाता है और पूरा खेल शुरू हो जाता है।
इससे पहले खान पाकिस्तान में मल्टीनेशनल नाम से एक कंपनी खुलवाता है। उसके बाद दुबई में गल्फ टेक्निकल ट्रेडिंग, सिंगापुर में पॉकलैंड इंटरनेशनल और लंदन में ट्रेवल मेंटेनेंस लिमिटेड नाम से कई फेक कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। किसी में भी खान सामने नहीं आता, बल्कि वो ISI की मदद से एक नेटवर्क बनाता है। यूरोप के ऑर्डर्स बेल्जियम में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी का बट नाम का आदमी संभालता है। दुबई और सिंगापुर में होने वाले सारे काम ताहिर नाम का श्रीलंका का बिजनेसमैन संभालता है। अब खान का स्पेयर पार्ट्स स्मगल करने का ढांचा खड़ा हो जाता है। अब खान की सप्लायर लिस्ट से ये दोनों आदमी यूरोप और एशिया में मौजूद ऐसे बिजनेसमैन ढूंढते हैं जिनका काम अच्छे से ना चल रहा हो। 100 लोगों की लिस्ट में से ऐसे लोग बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ये लोग ऑर्डर प्लेस करते और वो ऑर्डर दुबई या सिंगापुर पहुंचता। दुबई में उसे रिब्रांड करके पाकिस्तान भेजा जाता। दुबई और सिंगापुर अमेरिका के खिलाफ नहीं थे, इसलिए इन देशों पे अमेरिका की ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। जैसे अगर कोई वैक्यूम पंप मंगवाया जाता तो उसके ऊपर लिखा होता मेडिकल स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीटर आता तो लिखा होता फ्लो मीटर फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कुछ इस तरह अलग अलग देशों से, जैसे कि जर्मनी से एल्यूमिनियम ट्यूब्स, स्विट्जरलैंड से वैक्यूम पंप, बेल्जियम से UF हैंडलिंग इक्विपमेंट, इटली से फ्लो मीटर्स, ये सब दुबई के जरिए कहूटा पहुंचने लगता है। कहूटा में बिजली सी रफ्तार के साथ इन पार्ट्स के डुप्लीकेट बनाए जाते हैं और यूरेनियम को तराशने की मशीन बनने लगती है। मगर कहते हैं ना, झूठ बहुत खोखला होता है और जैसे ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब रफ्तार पकड़ता है, चीजें करवट लेना शुरू कर देती हैं। दरअसल पाकिस्तान अब और कोई गलती नहीं करना चाहता था और उसे एक डर भी था कि कहीं भारत को पता चल गया तो वो हमारी लैब को तबाह ना कर दे। इसी के चलते उन्होंने कहूटा लैब को जमीन के अंदर एक पहाड़ी पे बनाया था। पूरी फैसिलिटी को पाकिस्तानी आर्मी के बेस्ड कमांडो सुरक्षा देते थे। फैसिलिटी के चारों तरफ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स रखी हुई थी। एयरफोर्स को 24 घंटे एक्टिव रखा जाता था। यहाँ तक कि कहूटा तक आने वाले हर रास्ते को टैंक से बंद किया गया था। अब ऐसे में ना चाहते हुए भी आम लोगों में खबर फैल गई कि कहूटा में कुछ ऐसा हो रहा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके अलावा पाकिस्तान में साइंटिस्ट की बड़े लेवल पे ट्रांसफर हो रही थी। इन सब चीजों से हमारी रॉ हरकत में आ जाती है और अपने नेटवर्क को एक्टिव कर देती है। कई महीनों की जांच के बाद हमारे एजेंट्स के हाथ एक ऐसी जानकारी लगती है जिसके दिल्ली पहुंचते ही भूकंप आ जाता है। दरअसल हमारे एक एजेंट को डच खुफिया एजेंसी में अपने एक सोर्स से पता चलता है कि कुछ महीनों पहले अब्दुल कादिर खान नाम का एक साइंटिस्ट कुछ सीक्रेट चुरा के पाकिस्तान भाग गया था। इससे ये तो कंफर्म हो गया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहूटा में है या नहीं उसको कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। कई हफ्तों तक हमारे एजेंट्स कहूटा के इर्द गिर्द निगरानी करते हैं, लेकिन हमारे एजेंट्स को कुछ पता नहीं चलता। बस इन सब में उन्हें एक पैटर्न दिखाई देता है कि कहूटा के पास एक पिछड़े से इलाके में बड़ी गाड़ियों में अक्सर कुछ साइंटिस्ट बाल कटवाने आते रहते हैं। पहले तो हमारे एजेंट्स इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उन्हें कहूटा के आसपास कई जगहों पे ट्रक्स दिखाई देते हैं जिन पर लिखा होता है वैक्यूम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। यह सिर्फ यूरेनियम को निकालने वाली फैसिलिटी में ही इस्तेमाल होता है और अब कहूटा पे और ज्यादा शक होने लगता है। मगर हमारे एजेंट्स को कहूटा के अंदर क्या चल रहा है यह पता करने का कोई विकल्प नहीं मिल रहा था। वहां अंदर जाना मतलब मौत को गले लगाना जैसा था। एजेंट्स दिल्ली मैसेज भेजते हैं और दिल्ली में DRDO से सलाह ली जाती है। DRDO के वैज्ञानिक बताते हैं कि जो भी इंसान न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करता है उसके बाद रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हमें बाल मिल जाए तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि वहां न्यूक्लियर पे काम हो रहा है या नहीं। यहां से अब कंफर्म करने का तरीका तो मिल गया था, मगर हमारे एजेंट्स के लिए चुनौती थी कि बाल लाए कैसे। रोज की तरह आज भी हमारे एजेंट्स उस दुकान के बाहर बैठ जाते हैं जहां पे साइंटिस्ट आया करते थे। दोपहर होने तक साइंटिस्ट बाल कटवा के जा चुके थे। इनके जाते ही 2 एजेंट दुकान में जाते हैं और उनमें से एक शेविंग करवाने के लिए बैठ जाता है, दूसरा अखबार पढ़ने लग जाता है। कुछ देर बाद चाय वाला चाय लेकर आता है। इस चाय वाले के पीछे पीछे तीसरा एजेंट भी दुकान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद जैसे ही चाय वाला अंदर घुसता है, पीछे से रॉ का एजेंट उसे इस तरह से धक्का देता है मानो गलती से लगा हो। धक्का लगते ही चाय कुर्सी पर बैठे एजेंट पर गिर जाती है और वो चिल्लाने लगता है। अब नाई भी उस लड़के को डांटने लगता है। ये एजेंट तुरंत अपनी कुर्सी से गुस्से में खड़ा होता है। तभी बाहर से अंदर आ रहा एजेंट जिस एजेंट पे चाय गिरी थी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। इधर ये चल रहा होता है, इसी बीच अखबार पढ़ रहा एजेंट मौका देखकर एक छोटे से लिफाफे में साइंटिस्ट के बाल डाल लेता है। इसके बाद ये एजेंट अपने साथियों को इशारा करता है और ये फटाफट बात को खत्म कर यहां से निकल जाते हैं। इसके बाद इन बालों को एम्बेसी के डिप्लोमेटिक पाउच के जरिए दिल्ली भेज दिया जाता है।
वह उम्मीद के हिसाब से इनमें अच्छी खासी रेडिएशन मिलती है। उधर पाकिस्तान टैंक से लेके फाइटर जेट का घेरा बनाता रह गया और इधर हमारी रॉ बिना कहूटा के करीब जाए उसका राज जानने में कामयाब हो जाती है। हमारी रॉ यहां तक नहीं रुकती और अब वो कहूटा का ब्लूप्रिंट निकालने की तैयारी में जुट जाती है। 1978 की शुरुआत में रॉ को एक बड़ा मौका मिल जाता है। कहूटा में काम करने वाला एक वैज्ञानिक $10,000 के बदले ब्लूप्रिंट देने को तैयार हो जाता है। उस समय भारत में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन दूसरे देश में करने के लिए रॉ को प्रधानमंत्री की अप्रूवल चाहिए थी, मगर मोरारजी इसके लिए मना कर देते हैं और उल्टा वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन पे बता देते हैं कि हमें पता है आप कहूटा में क्या कर रहे हो। इधर मोरारजी तो सत्यवादी बनके भांडा फोड़ देते हैं, लेकिन उधर पाकिस्तान में अपने परिवारों की फिक्र किए बिना जान पे खेल रहे जासूसी करने वाले हमारे एजेंट्स पे गाज गिर जाती है। आईएसआई और पाक आर्मी चुन चुन के हमारे एजेंट्स को पकड़ने और मारने लगती है। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में हमारे कई एजेंट्स शहीद हो जाते हैं और पूरे नेटवर्क की कमर टूट जाती है। दोस्तों, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप ने कदर की हो या ना की हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि रॉ ने अपना काम बाखूबी किया था। सरकार तो नहीं, लेकिन हम यानी आम जनता को उन वीरों की बहादुरी को नमन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जय हिंद लिखिए और ऐसी ही और सिनेमैटिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।